दैट्स वाई वी वांट सिंपल. सिंपल के लिए ये मुझे ये सिंपल है ना कैलकुलेट, डब्ल्यू स्क्वायर बाय स्कूल में सीखा है फर्स्ट ईयर में, अभी तक दिमाग में है, क्योंकि सिंपल मीन्स यू कैन नॉट फॉरगेट थ्रू आउट द लाइफ. प्लस साइन आपने सीखा है 2+2, कभी भी भूलोगे आप इसका नंबर क्या आने वाला है? नॉट एट ऑल, राइट. इट इज क्या बोल सकते हैं, परकोलेटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड. जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो राइट साइड से डेवलप होता है. बट राइट साइड बोलते हैं मुझे फूरियर सीरीज परकोलेट करने के लिए मत बताओ, आई कैन नॉट रिमेंबर दिस. ये लेफ्ट साइड ब्रेन को पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना. ये ऐसे कुछ तो बीटा बीटा 2 दिन एग्जाम के टाइम तक आपको दिमाग में आएगा और बाद में भूल जाएंगे. कितना दिमाग में है हमारे इंजीनियरिंग का? कुछ भी नहीं है ये साइड. बट ये तो पहली से सीखा है फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड से, तो अभी तक दिमाग में है. तो आपको ऐसे डेवलप करना है राइट साइड के पर्टिकुलर पॉइंट्स की जो आपके दिमाग में थ्रू आउट लाइफ कभी भी दिमाग में होना चाहिए. अगर स्टार्टिंग को आपको डिफिकल्टली लग रहा है तो नोटबुक में नोट करो ये नंबर्स. ओके, यस सर. ऐसे कुछ नहीं कि दिमाग में होना चाहिए, नहीं रहेगा तो नोट करो और बाद में वो प्रैक्टिस होने के बाद हो जाएगा सॉल्व. अभी whenever I take decisions in projects, हमारे कुछ ऑफिस के रहेंगे या लेते हैं क्लाइंट्स के, तो सी आई जस्ट लुक एट द ये नंबर्स. मैं इवन कैलकुलेशन भी नहीं करता ये राइट साइड. जस्ट लुक एट दम एंड आई फील कि ये स्पैन कितना है, 4 मीटर, लोड क्या है, आजू बाजू कितने स्लैब्स है, हाउ मच मोमेंट इज कमिंग 50, आई से ओके. सी इवन आई डोंट डू द कैलकुलेशंस, ये जो बोल रहा हूँ ना. लेकिन आपको ये मैं जो अभी इतना क्विकली डेवलप आंसर को यस और नो बोलता हूँ, एक सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग केयर, विच हैज डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. एंड ये अप्रोक्सीमेट है, ये इतना डेवलप हुआ है कि वो 4-12 है या 4-16 आना चाहिए, वो भी क्विकली आता है. इवन दो सम इंजीनियर इज कमिंग टू मी एंड बोलता है कि यार ये 3-12 डाले मैंने, तो मुझे लेट से स्टील था ना वो बीम में, मैं बोलता हूँ नहीं 3-16 4-16 ऐसे कुछ तो नंबर आना चाहिए, 3-12 कहाँ से आए, डिजाइन में कुछ तो गलती है. अभी ये इतना क्विकली डिसीजन मैं कहाँ से लिया, मैंने तो कैलकुलेटर को भी हाथ नहीं लगाया. See, this is the development. So your experience should reach to your subconscious level. When it reaches to your subconscious level, then your eyes will take the decisions, not even your brain. मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही डीप बोल रहा हूँ, लेकिन this is the, ये subconscious level is the excellence where you can reach. I don't say that I am still at the excellence level, because excellence is a continuous process. I also learned today a lot of things. But till this now, whatever I learn, I can apply on the projects. I take decisions. I can take decisions. Okay, and then the things are going, projects are running, and we do this. I don't say that I'm excellent, but a lot of things are percolating in the subconscious mind, and they are helping me to take the decisions. That's it. And still, I search something which is new, which is where I find difficulty. कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में हमें बहुत सारा सीखना पड़ता है, कभी कभी नींद भी नहीं आती. There is some problem where we are इसका क्या करना चाहिए, client is asking कि मुझे ऐसा ही चाहिए, and there are a lot of things which I should think. तो वहां बहुत बार ऐसे होता है कि अरे ये क्राइटेरिया मुझे अभी, कभी कभी कॉस्ट पे बैठाना है लेकिन ये भी पैरामीटर देखने हैं. कभी कभी आर्किटेक्ट ऐसे कुछ तो फनी शेप्स देता है कि वहां मेरा इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे डिफिकल्टीज आती. तो ये डिफिकल्टी और ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है. कभी कभी गलतियां भी करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा सही आएगा. वो गलतियां बीच बीच में ट्रैवल में या जर्नी में सही होते जाते हैं. सो इट्स अ प्रोसेस. सो यू ऑल ऑफ यू डेवलप दिस, और स्लोली ये सब कॉन्शियस को फीड करते जाओ, थोड़े थोड़े बातें हो जाएगा. ओके, हाँ बोलिए. सर जो कैनोपीज और मेजनीन फ्लोर के जो सेशन है, तो हमारे ऐसे लाइव इंटरेक्शन होगा कि लाइव है ना, मैं डाउट सेशन लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिया है, तो वो फॉलो करो ना, क्योंकि कंटेंट बहुत है हमारा और भी करना है ना कंप्लीट. सो रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा. हाँ देखो ना, रिकॉर्डिंग आपको आपके लिए कंटिन्यूस है. 6 महीने का अल्टरनेट डेज प्रोग्राम नहीं, आपके लिए कंटिन्यूस है. करते जाओ, वो जैसे आपको टाइम मिलेगा एक एक डेवलप करते जाओ. यस सर. और रिविट स्ट्रक्चर होगा ना सर आपने? रेविट है ना, यस. उसके लिए स्पेशल अलग एक मंथ है. रेविट थोड़ा क्या है, डिटेलिंग है ना सॉफ्टवेयर का, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए. यस सर वो वाटर सेक्टर में सर वो क्रैकविट का एक्सेल सीट तो मिला था, पर वो समझाया नहीं था सर.
आपको क्या मतलब चाहिए उसमें? crack width का. So you want the mathematical calculations or you want to learn the how to use it? How to use it, sir? See, how to use it very easy. See, water tanks में सबसे important क्या है? Water See, loss. why crack happens? Mathematically पूछता हूँ मैं. Crack मतलब due to stress. Concrete में crack क्यों होता है पता है? Why there is a crack in the concrete? Stresses, thermal Which stress. stress causes the crack? Tension stress. Yes, tensile stress. Tensile, it may be pure tension or tensile due to bending. Bending tension or pure tension, whatever. So, you know that in crack width calculation, you need to put the moment in the crack width sheet, all the sizes, depth and thickness, whatever means. Wall रहेगा तो thickness, AST. Once you put this, the crack, let's say your crack width is coming out to be 0.3 mm in water tank wall. 0.3 mm कहाँ से आ रहा है? 0.32 mm through crack width sheet. Crack width sheet में आपको क्या inputs देना है? Moment, thickness, AST and बाकी parameter, grade of concrete रहेगा M20, M25. So once you put this parameter, it will give you the crack width this. अभी ये acceptable है या नहीं बताओ? ये तो actual crack width हुआ आपका. Crack width. Is it okay, safe, unsafe, what? आपको ये पता चाहिए ना permissible crack width कितना है. Yes, sir. तो ये आपको पता चलेगा ना कि ये सही है. Permissible crack width for all water retaining structures is 0.2 mm. Standard है ये. So ये greater है तो unsafe. तो क्या करेंगे आप बताओ? Crack width आपका बड़ा है. Now if you want to decrease the crack width, calculation समझो ये m is equal to 50 kilonewton meter. Thickness is let's say 200 mm for the wall. AST is let's say 520 mm square. AST प्रोवाइड किया हुआ, AST प्रोवाइडेड एंड इवन कवर भी रहता है उसमें. कवर है समझो 30 mm. ऑल दिस इनपुट्स आर गिवन. वेयर वी गेट दिस इनपुट्स? मोमेंट तो एनालिसिस से मिला है हमें, AST डिजाइन के बाद मिलता है हमें, थिकनेस डिजाइन में मिलता है. मतलब ये डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन कवर एज पर कोड, ये कोड में मिला है हमें, और ये मिला है सॉफ्टवेयर एनालिसिस. So you are putting all the numbers from the software and design and all. Now tell me, if you want to reduce the crack width, what you will do? Increase Sir, the. Can you change the moment? Moment कम कर सकते क्या आप? No. No, हाँ? sir. No. नीचे के 3 It is not in our hand. Thickness बढ़ा सकते हैं? हाँ. Yes, sir. Yes. Can I increase steel? Yes, sir. Can I increase cover? Yes, sir. बट जनरली नो बोलता हूँ. कोड में दिया है उतना ही करना पड़ता है, उससे ज्यादा कवर भी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने के बाद क्रैक विड्थ ये होता है. अभी समझो यू हैव टेकन डिसीजन की इंस्टेड ऑफ 200 आई विल गो फॉर 250. I will put this in the crack width sheet and check. Now in this case for 250, all other same parameters, crack width is equal to 0.18 mm. Is it okay? Yes, Yes. sir. Safe. Now what is important as a structural engineer, from the right side बोल रहा हूं मैं अभी. हाँ, क्रैक विड्थ कैलकुलेशंस आर गिवन इन द IS कोड, वो दिया है फॉर्मूला वगैरह सब, वो लेफ्ट साइड में डिटेलिंग है, सब फॉर्मूले है उसके बहुत. आवर एम इज टू टेक डिसीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वेयर क्रैक विड्थ किस पे डिपेंड है. मोमेंट पे? यस. मोमेंट पे क्यों डिपेंड है क्रैक विड्थ बताओ? Because due to water loads. नो. सी वाटर लोड वो ये बहुत ये वो एक्शन. मोमेंट पे डिपेंड है क्योंकि मोमेंट से क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस ना. Yes, sir. और बेंडिंग स्ट्रेस से क्या होता है? बेंडिंग टेंशन. टेंशन कंक्रीट में आया तो क्रैक. तो ऐसे है वो डिपेंडेंट मोमेंट. क्रैक विड्थ का रिलेशन बोल रहा हूं मैं, मोमेंट का रिलेशन.
मोमेंट मतलब बेंडिंग स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कंक्रीट क्रैक विड्थ इंपॉर्टेंट. थिकनेस, how it is related with the crack width. thickness related to strength. स्ट्रेस अगेन, ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? m अपॉन z, और z मतलब क्या? सेक्शन मॉडुलस. अगर ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो bd स्क्वायर अपॉन व्हाट? 6. bd स्क्वायर. d मतलब क्या? डेप्थ. मतलब थिकनेस ऑफ वॉल या स्लैब क्या रहेगा? अभी ये d बढ़ा दिया हमने तो क्या होगा? स्ट्रेस कम होगा या ज्यादा होगा? व्हेन आई इंक्रीज d, बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा, राइट? बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा तो टेंशन स्ट्रेस कम होगा या ज्यादा होगा? टेंसाइल स्ट्रेस विल बी लेस. लेस. टेंसाइल स्ट्रेस लेस, क्रैक विड्थ लेस, एंड आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने की चांसेस ज्यादा है, राइट? हाउ इट इज रिलेटेड विद द क्रैक विड्थ. सो योर इंक्रीज इन थिकनेस reduces the stress, reduces the tensile stress, and finally reduces the crack width. Okay, ये एक decision criteria. Now AST is also, if you increase the steel, crack width कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा, because steel is taking the tension. ये स्ट्रेस जो आ रहा है ये कौन ले रहा है? स्टील. स्टील ले रहा है वो टेंशन स्ट्रेस, इसलिए तो रेनफोर्समेंट डालते हैं कंक्रीट में. सो दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट. और कवर भी है इंपॉर्टेंट, बट कवर का लिमिटेशन है बिकॉज आईएस कोड ने लिमिट किया है, तो इसके ज्यादा नहीं ले सकते हम. सो crack width का कैलकुलेशन एक्चुअली theoretically speaking manually it is difficult, but it is given in the code and books. I will share you that also. I think books भी शेयर किए क्या आपको? Yes, sir. हाँ, तो वहां है. मैं आई थिंक कौन सा बुक अभी, विच बुक्स आर देयर है, बताता हूँ बाद में नंबर नाउ. लेट्स से दिस इज योर स्लैब, कंक्रीट का स्लैब है समझो, वाटर टैंक है समझो ऐसे. यहाँ एक वाटर टैंक है, ये वॉल है और ये स्लैब है और यहाँ वाटर है. And we generally provide the reinforcement here. टॉप और बॉटम पे रहता है ना स्टील. ये स्लैब राफ्ट स्लैब है वाटर टैंक्स, ये ऐसे मेश रहेगी, राइट? एंड देयर इज अ बेंडिंग, यू नो दैट ड्यू टू वर्टिकल वाटर लोड. ये वाटर लोड है हमारा, इसलिए ये बेंडिंग होने वाला है यहाँ, फिक्स्ड एंड मोमेंट. एंड ड्यू टू द बेंडिंग यहाँ मोमेंट है, मतलब यहाँ स्ट्रेस आने वाला है, मतलब यहाँ टेंशन आएगा या नहीं? यस. यस. अभी टेंशन, ये जो कवर है ये जोन में स्टील है क्या कुछ? इज देयर एनी स्टील? स्टील ऊपर है ना ब्लू कलर वाला. यस सर. ड्यूरिंग दिस जोन डेफिनेटली कंक्रीट विल क्रैक, यस और नो? ऐसे क्रैक होगा ना ये, और बाद में स्टील बीच में आने की वजह से अभी ये टेंशन जाएगा यहाँ. मतलब विद इन द कवर जोन द क्रैक इज पॉसिबल, करेक्ट? यस. नो रेनफोर्समेंट इन द कवर तो व्हाई वी गिव द कवर? टू प्रोटेक्ट स्टील. To protect steel from the environmental and water and this everything effects, right? Yes. So cover is compulsory, but cover compulsory दिया ड्यूरेबिलिटी के लिए, लेकिन ये टेंशन आने वाला है वो तो कवर नहीं ले सकता. So there will be crack. That's why crack width से रिलेटेड है या नहीं है कवर? है ना? Yes. Now if you increase the cover, crack width कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ. 30 mm के बजाय मैंने 50 mm किया है. Will the crack width less or more if I increase the cover? More. Correct. That's why increasing the crack width is not a choice to reduce the crack width. Rather increase करने के बाद वो बढ़ेगा. You can try this in your Excel sheet. करो सब trials और देखो कि आप जैसे सोच रहे हैं वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है. So actually अभी जो डिस्कस किया मैंने, it comes first in our mind. An Excel sheet will give you the result after that. And if Excel sheet gives wrong result, then you can say that Excel may be wrong or your calculations are wrong, but you are right. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? So something is right or wrong, I am taking from the right side decisions. क्योंकि मुझे ये सब पता है अभी, ये पैरामीटर मुझे पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है.
और इसकी डिपेंडेंसी क्रैक विड्थ से पता है मुझे. नाउ आई एम टेकिंग द डिसीजंस एंड आई एम चेकिंग द एक्सेल शीट में डालो नंबर्स, ये वो करे, मुझे देगा कैलकुलेट करके, मैं सिर्फ डिसीजन लूंगा. और गलत हुआ तो ये सब पैरामीटर्स में बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, व्हाटएवर. So do you want this part or do you want detailed calculations? I am not getting you. Can you please again? But ये सब है important actually. This part only, sir. हाँ, right. Now, see, this exercise will definitely help you whenever you design, analyze or prepare drawings. इस तरह सोचो थोड़ा. अभी मैंने I have created some questions in front of you. ये ऐसे questions दिमाग में आने चाहिए, मतलब develop that habit of creating such kind of questions. क्योंकि ये डेवलप कैसे होगा ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा तो डेवलप नहीं होगा. आपको हर एक क्वेश्चन आए, मोमेंट से क्या होगा इसको, क्योंकि ये क्रैकविड तो इंपॉर्टेंट है हमारा, इसकी वजह से तो हम डिसीजन ले रहे हैं ना, ये सेफ है या अनसेफ है. मतलब से क्रैकविड क्यों लिमिट में चाहिए पहले बताओ. ये ऐसे क्वेश्चन आना आगे. क्वेश्चन 0.2 mm क्यों, रादर जाने दो, क्रैकविड क्यों चेक करना है पहले बताओ. क्रैक आया तो क्या होगा वाटर टैंक में, लेट्स से आया तो आया, लीकेजेस. हाँ, तो लीकेज ये हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. इसको फंक्शनल, टेक्निकल लैंग्वेज में फंक्शनल से, फंक्शनल ये कॉमन सेंस वर्ड है, और टू बी मोर टेक्निकल इसको बोलते हैं सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया. जैसे डिफ्लेक्शन का है हमारा, ये भी सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया. लीकेज हुआ वाटर टैंक में तो कैसे चलेगा, राइट. सो पहली बात की क्रैकविड लिमिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लीकेज नहीं होना चाहिए. लीकेज के दो प्रॉब्लम है, पानी आएगा, पानी वाटर टैंक से नीचे गिरेगा मतलब, एंड ये करोजन भी करेगा स्टील एनफोर्समेंट को अंदर. तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ये कॉमन सेंस पैरामीटर्स विच वी वांट टू एश्योर दैट इट विल नॉट हैपन. लीकेज नहीं होना चाहिए, करोजन नहीं होना चाहिए. बाद में क्वेश्चन आते हैं कैसे करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन, हाँ, क्रैक विड्थ लिमिट करेंगे, क्योंकि क्रैक से प्रॉब्लम हो रहे थे. जितना कम क्रैक, जीरो क्रैक विड्थ कर सकते हैं क्या? नो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. You cannot have a, because concrete का मटेरियल इतना भी ये नहीं स्टील की तरह कि वो कभी क्रैक नहीं होगा. उसमें ड्यू टू इट्स काइंड ऑफ हेट्रोजिनियस वे, मतलब एग्रीगेट है, सीमेंट है, मैनी पैरामीटर्स, वाटर भी रहते हैं उसमें ना कंक्रीटिंग के टाइम, तो क्रैक होगा, सिंकेज क्रैक्स या थोड़े से स्ट्रेस. नाउ इट इज बीन सीन थ्रू मेनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशंस, lab experimentations, that if you limit this till 0.2 mm, then that crack will not have any leakage issue. So this is minimum crack width. कोड ने किया है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके. So even I'm giving a thought on this number also. So see, देखो इतने छोटे से प्रॉब्लम में मैंने इतने सारे थॉट्स शेयर किए, इतने सारे क्वेश्चन डेवलप किए दिमाग में. So just keep in my shoes, we can say कि मैंने जो क्वेश्चन किए थे, in this way you should develop your questions. See, you may not get the answer. I'm not saying that you will get the answer of every question like this, but at least you get good quality questions जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए हेल्प होने वाली. So develop that thought. अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में जो कुछ सीख रहे, whenever you practice on that, whenever you study that problem or whatever learnings, create one diary and write the questions in that. पहले क्वेश्चंस लिखो और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कोई तो दूसरा देगा ऐसे मत करो. पहले सोचो उसके ऊपर कि क्या हो सकता है. सो इज इट दिस, इज इट दैट. और मेरे जो बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के वीडियोस, बेसिक्स के वीडियोस मतलब अदर डिसिप्लिन के और बाकी सारे है, स्टेबिलिटी, वो सब कुछ पहले रीड करो. एंड थ्रू माय ऑल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल वीडियो सेशंस which are online and even recordings, जो कुछ रहेंगे, whenever I give you the training like this, अभी आज मैं दे रहा था, try to think about my thinking process. मैं कैसे थिंक कर रहा हूँ, वो थिंकिंग प्रोसेस पे फोकस करो. मे बी कुछ कैलकुलेशन इधर उधर हुए तो जस्ट फॉरगेट इट. मतलब वो BD क्या बोलते हैं, मतलब ये कैलकुलेशन बुक में ऐसे दिया है, वो ऐसे दिया, डोंट ट्राई टू कंपेयर इट.
Calculations, I generally don't give much complex calculations. But वो thought process क्या है और how I am developing that thought, how I am developing that questions, उसके ऊपर थोड़ा सोचने लगो parallelly मतलब, and slowly percolate that habit. Okay, and give more emphasis on that thought process part. And note it if you like something, यार ये अच्छा सीखने को मिला या ये question अच्छा है मतलब. Through that all the videos you will see that I have given you the guideline to reach to the right side. ये right side development होने के सब guidelines है मेरे. See, my aim is not to teach you simple beam problem which is given in the book. So वो सिखाएंगे ट्रेनिंग में, वो मैंने बोल रहा कि नहीं सिखाने वाले, बट उसकी थॉट प्रोसेस सोचो, क्योंकि मैं प्रॉब्लम के बाद में ये बहुत सारा बोलता हूँ मतलब बहुत बार, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला. ओके ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. Sir, one more thing, sir. Okay. sir, वो pile cap और pile का reinforcement sir, वो cover नहीं हुआ. या मैं वो वर्कशॉप में कवर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग अलग टॉपिक्स है ना. I'll means create one workshop and definitely we will have a discussion on pile design के decisions कैसे लेते हैं और pile cap का डिजाइन कैसे करते हैं, उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देता हूँ आप. सर मशीन फाउंडेशन Machine foundation I'm not taking because it is I would say little complex and generally थोड़े thumb rules बताऊंगा मैं machine foundation के, because we don't require complex for machine foundations. Okay, इंडस्ट्री में अगर भी काम करना होगा तो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं रहते, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग रोटरी मशीनरीज है जिसका बहुत ही वाइब्रेशन आ रहा है मशीन फाउंडेशन लेवल पे, तो उतना बहुत ही रेयर केस में करना पड़ता है हमें. बट इन जनरल छोटे मोटे मशीन्स रहते हैं, पंप फाउंडेशन या थोड़ा सा वाइब्रेटरी रहेगा बट ज्यादा नहीं, तो उसके लिए थंब रूल्स है, उसका वेट कितना लेना है फाउंडेशन का. और जनरली उसमें पैड्स यूज करते हैं, रबर पैड्स, और उसका वेट 3 times 4 times बढ़ाना है, मतलब मशीन का वेट है उसका 4 times बढ़ाना है. Some thumb rules are given in the IS code and you can take that decision solid. क्योंकि क्या होता है, even though you do the too much complex dynamic analysis, still there are problems about the vibrations, which cannot be solved through only complex dynamic calculation, but it can be solved through judgment, some experimentation and some thumb rules. ऐसे ही decisions लेते हैं generally sites पे, मतलब for the problems practical. And some, if you are really interested in complex calculation, then I will refer you one book. I think that is by Srinivasalu, Machine Foundation Design by Srinivasalu. You can go through that. But as I told you, आप complex calculation सीखो, but उससे पहले ये सीखो, मैंने जो बोल रहा ना, some rules and decision making process. Machine Foundation है तो how to take decisions, what to do in that, what is the best part. Best part क्या सोचना है कि वो important है, नहीं तो श्रीनिवासलू से आप वो सब करेंगे अगेन वो डेल्टा पेल्टा सब, और बाद में फाइनली आपका मशीन वाइब्रेट हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है. तो बट यस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट लर्न द कैलकुलेशंस, लर्न करो. श्रीनिवासलू करके एक बुक है मशीन फाउंडेशन, वेरी गुड बुक, दैट इज अ वेरी क्लासिकल बुक, आई वुड से वेरी सिंपल, छोटा है बुक, बट उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया है रोटरी मशीन्स एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स. So you can go through that if you want to learn in detail. But पहले in detail से मैंने बताया, सीखते समय डिटेल में बाद में सीखो, ये डिटेल कॉम्प्लेक्स, सिंपल और अप्रोक्सीमेट सीखो पहले. ओके, सो फोकस ऑन दिस. लेफ्ट साइड सीखना आसान है क्योंकि once you do this then you can refer the books, refer the videos, refer कुछ भी करो. ये साइड मिलेगा आपको, ये सभी जगह मिलेगा दुनिया में, ये राइट साइड कभी नहीं मिलेगा, तो राइट साइड डेवलप करो. यस सर. या Sir, well, industrial- लेने वाला हूं मैं, आई एम गोइंग टू टेक. यस यस सर. हाँ बोलिए बोलिए. यस आशीष. नो सर, बस मशीन फाउंडेशन के लिए पूछ हाँ हाँ हाँ. सर इंडस्ट्रियल साइड में और भी सेशंस हो गए कि जो अभी अभी हमने वीडियो और सीखा अभी वो हुआ है? इतना है, वीडियो और हाँ. ये हुआ, और बाद में जो कुछ नए टॉपिक्स रहेंगे ना तो मैं इसमें लूंगा वर्कशॉप में. अच्छा. नए टॉपिक्स मतलब कभी कभी आप जैसे बोल रहे हैं ना पाइल कैप हमें सीखना है, तो सब डिमांडिंग टॉपिक्स आई चूज फ्रॉम द
जिसमें ज्यादा डिमांड है टॉपिक को, वो फिर मैं एक वर्कशॉप उसका लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। जो कंटेंट में दिया है तो हमारा वो रिकॉर्डिंग्स और लाइव सेशन में हो जाएगा हमारी जो कंटेंट्स है, और उससे ज्यादा कुछ लगता है कि यार नहीं ये टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, तो आई चूज एज पर द डिमांड। ओके सर। Sir, BIM is really needed in the industry. BIM is a process actually. BIM मतलब ये यूज करते, ऑल MNCs आर नाउ यूजिंग दिस because they are working in BIM technology. Technology मतलब process system. Yes. BIM is not a we can say single software, or it is not a, क्या बोल सकते हैं, it's not something to learn like structural engineering or any field, but it is a system by which you should work. जो working system है, काम करने का तरीका, उसके बहुत सारे benefits है because it is an integrated process. All people like mechanical, electrical, architects, structural, civil, and all these people work on the same platform. There is a central platform. Okay. इसका फायदा होता है कि कोऑर्डिनेशन इज इजी, प्रोजेक्ट का टाइम कम होता है, मतलब प्लानिंग का, और गलतियां कम होती है, इसलिए BIM है सिस्टम। सो BIM में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अगर बोला गया तो रेविट यूज होता है, जिसपे ये दिस इज वी कैन से इंटीग्रेटेड सेंट्रल मॉडल, ये सेंट्रल मॉडल रहेगा। फर्स्ट दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय आर्किटेक्ट्स, देन देयर विल बी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लम्बिंग इंजीनियर्स, and maybe some other engineers. And there, आपको पता है ना AutoCAD में कैसे रहते हैं? AutoCAD में लेयर में काम करते, पता है ना आपको? समझो मैंने एक बीम का लेयर किया जिसमें बीम ड्रॉ करूंगा, कॉलम का लेयर किया, कॉलम ड्रॉ करूंगा, और फुटिंग का लेयर किया, फुटिंग ड्रॉ करूंगा। देन मैंने नंबर्स, बीम नंबर्स, इसका एक लेयर बनाया, समझो पता है ना लेयर्स बनाते हैं, B1 B2 B3, कॉलम का लेयर मैंने अलग, सब लेयर में एक अलग अलग डेवलप कर रहा हूं, और आई कैन सुपर इम्पोज, ये लेयर सुपर इम्पोज एक करते हैं। मतलब पहले पता है ना जब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे ना AutoCAD, तो वी यूज टू यूज द ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर पे नीचे आर्किटेक्ट का लेयर हम ये करते थे, आर्किटेक्चरल ड्राइंग यानी नीचे रखते थे, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखते थे, और उसके ऊपर बीम के नंबर्स, कॉलम के नंबर्स या कॉलम डालते थे, फुटिंग ये सब। वी यूज टू टेक द रेफरेंस ऑफ द आर्किटेक्चरल ड्राइंग, उसके ऊपर ट्रेसिंग, मतलब ट्रेसिंग इज अ लेयर, उसके ऊपर एक ट्रेसिंग, दूसरा ट्रेसिंग, ऐसे कर सकते हैं। तो दिस इज अ लेयर। नाउ द बेनिफिट ऑफ द लेयर इज, आर्किटेक्चरल ड्राइंग मेरे नीचे रहता है, उसके ऊपर मैं एक लेयर में बीम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आई नो कि जहां वॉल है वहां बीम ड्रॉ करना है, एंड आई एम नॉट डेविएटिंग फ्रॉम द वॉल लाइन। अगर मेरी वॉल लाइन, आर्किटेक्चरल लाइन समझो ये है, समझो लेट्स से देयर इज आर्किटेक्चरल वॉल यहाँ और यहाँ, आई नो दैट आई रिक्वायर आर्किटेक्चरल ड्राइंग टू डिसाइड द कॉलम पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा, इसके ये नीचे उसके ऊपर एक ट्रेसिंग डाल दूंगा, या इसके ऊपर एक लेयर बनाऊंगा बीम का, और सॉरी कॉलम का, एंड देन आई विल पुट कॉलम लाइक दिस। ये मेरा रेड कलर लेयर जो है मेरा कॉलम का है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो ब्लैक है ये आर्किटेक्चरल लेयर है। बाद में मुझे जब आर्किटेक्चरल लेयर नहीं चाहिए तो आई मेक इट ऑफ, पता है ना, जब चाहिए तब ऑन करता हूं मैं। सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस लेयर सिस्टम, मेरा कॉलम एग्जैक्टली ये लाइन पे आ रहा है, आउटसाइड ऑफ दिस वॉल और आउटसाइड ऑफ दिस वॉल, सो देयर इज नो एनी एरर। नहीं तो अगर ये लेयर नहीं रहता तो मेरा कभी कभी कॉलम ऐसे नीचे ऊपर हो सकता है, और सेंटर लाइन गलत होने के बाद साइड पे ब्लंडर, इतना एक इंच का डिफरेंस समझो, 20 mm का लेट्स से, because I have not superimposed the architectural drawing and I have not worked on the architectural drawing through layers or through tracing, तो ये blunder हो जाएगा। So that's why we work here, and there is no error or mistake. So this is the importance of layer, isn't it? Layer का importance पता है ना AutoCAD के? Yes, sir. So why it happened? Because ये गलती क्यों हुई? Because there is no coordination between the architectural drawing and structural work, or there is no coordination between the architectural work and structural work, right? Because they are working independently as per their will. गलती हो गई। So such kind of coordination errors are there in the industry, especially structural, architectural, mechanical, all जब जो सिविल प्रोजेक्ट पे प्लानिंग में काम करते,
So to avoid that coordination errors and mistakes, beam technology is introduced. That is the main aim. So इसके लिए रेविट का आर्किटेक्चरल एक मॉडल रहता है, स्ट्रक्चरल मॉडल एक रहता है, MEP का भी मॉडल रहता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग. So whenever so you know this black is nothing but architectural drawing. CAD की लैंग्वेज में आर्किटेक्चरल ड्राइंग मैंने लिया, उसके ऊपर मैं मेरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग बना रहा हूँ रेड कलर का. इसके ऊपर बाद में ये ड्राइंग लेते हैं और मैकेनिकल या प्लम्बिंग का आदमी प्लम्बिंग के लाइन डालता है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लाइन डालता है, इसी बेस पे. सो इन AutoCAD इट इज इन 2D till this point, और Revit is helping you to prepare 3D models. 3D मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या है, कभी कभी 2D में इमेजिनेशन नहीं होता, पता है ना, सब इंजीनियर्स का माइंड या उसका ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं रहता. So due to that there are some errors in the 2D and there are a lot of coordination issues. Yes, sir. And errors, especially quality issues बोल सकते हो, quality issues and coordination issues, meeting delays, work delay भी होता है बहुत, क्योंकि वो. So 3D is helping you for better quality issue and coordination issues. Clashing also, clashing कभी किधर कभी होता है, कभी कभी क्या होता है, समझो ये मेरा बीम है, ओके, बिल्डिंग में सेक्शन निकाल रहा हूं मैं, और समझो ये फायर फाइटिंग का एक लाइन जा रहा है मेरा यहाँ से. फायर फाइटिंग वाले ने उसने प्लान किया उसके ड्राइंग में, यहाँ ओके एक लाइन जा रही है फायर फाइटिंग की, उसने ये कितना लिया लेवल, समझो यहाँ से 300 लिया समझो से, एंड मेरा बीम का डेप्थ कितना है 600. अभी ये फायर लाइन मेरा क्या बीम से पास होगा क्या, यस और नो? नहीं होगा ना, वी डोंट अलाउ सच काइंड ऑफ पेनिट्रेशंस जनरली, ओके. तो ये कब पता चलेगा, साइट पे कंस्ट्रक्शन होने के बाद, अरे ये पाइप कहाँ से आ रहा है, वो बोलेगा अरे यहाँ नहीं ले सकते, नहीं तो मेरा हेडरूम कम हो रहा है, फिर मेरा फॉल सीलिंग में कहाँ बिठाऊंगा. सो मेनी कोऑर्डिनेशन इश्यूज एंड एरर्स एंड मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर, मतलब बहुत हेवॉक हो जाता है साइट पे. सच काइंड ऑफ क्लैशिंग इज well in advance we can predict in the 3D Revit system or beam systems. मतलब सर रिवेट स्ट्रक्चर कवर होने के बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए बीम कवर हो जाएगा. हाँ, यस इट्स लाइक अ बीम, बट बीम में बहुत और भी रेविट है, ये 90% पार्ट रेविट कवर, 10% में बाकी भी है रहता है, नेवीज वर्क वगैरह. वी आर नॉट टेकिंग दिस जनरली, नेवीज वर्क और जो है ना बाकी सॉफ्टवेयर जो जनरली मीटिंग्स के लिए यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के लिए, तो वो जनरली जिस कंपनी में आप जाओगे, MNC रहेगी और रेविट पे काम करती है, वहां अगर नेवीज वर्क पे काम करते हैं तो वो सिखाएंगे. कुछ कंपनीज और अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे आपको. तो सॉफ्टवेयर सीखना मतलब आपको सिर्फ सिस्टम सीखना है, उसका यूज ये नहीं है टेक्निकल कुछ, सिर्फ ऑपरेशन वहां करना है. जैसे ड्राइंग पहले में हम हाथ से करते थे ऑन द पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर, बाद में हम AutoCAD में शिफ्ट हो गए, काम वही है ड्राइंग, और अभी इसमें जा रहे हैं रेविट में, सेम वर्क. स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए रिवेट स्ट्रक्चर में वो कवर हो जाएगा बीम. हाँ, रेविट स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं हम. यस सर. और ये सिस्टम का मतलब डिमांडिंग है MNCs में, लोकल कंपनीज नहीं यूज करते अभी ज्यादा, थोड़े लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज AutoCAD इज क्लासिकल टूल. Almost 80% companies are using AutoCAD, 20% most of the MNCs are using Revit, but many people are trying to shift now to the Revit. सिर्फ Revit भी हुआ तो ड्राइंग्स 2D रहते हैं, मतलब we don't send the Revit model to the contractor, बाद में ड्राइंग ही देना है हमें उसको 2D, yes or no? या मॉडल देख के नहीं काम करेगा ना वो. यस सर. तो Revit से हम ड्राइंग्स बनाते हैं 2D ट्रांसफर, and then we send it to the site. ये साइट पे जाएगा, क्योंकि साइट पीपल कितना भी आगे टेक्नोलॉजी जाने दो, 3D पे काम नहीं करेगा कोई साइट पे. वो देयर आर सम लिमिटेशंस. प्रैक्टिकली बोले ना, राइट साइड वाले लोग रहते साइट पे, राइट ब्रेन, वो बोलेगे यार क्या सीखा, हमें अब रेविट सीखना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्टर या फिटर कारपेंटर क्या बोलेगा, अरे अभी ये क्या है, मतलब गेटिंग. सो दिस राइट साइड पीपल हु आर वर्किंग ऑन द साइट एंड having this kind of thinking, they will not be happy to learn this. ये बोलते हैं अरे हमें मत सिखाओ ज्यादा, हमें जो समझ में आता है वो भेज दो.
2D drawings, 2D. Right. So this is the way we work. And Yes. even, do you know, see the really surprising thing, 2 minutes mein batata hu, and then we'll close. Surprisingly, the technology is going very ahead. You know, all of you. Many softwares, abhi to AI aa raha hai, artificial intelligence, 3D models या 3D softwares. मॉडल है, सॉफ्टवेयर बोल सकते, बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक भी आ रहा है अभी ये हमारे फील्ड में भी आएगा कभी तो. Even though such a huge and really advanced technologies are coming in the market, do you know the real, it has not developed the real quality of the engineers. मैं पहले बताता हूँ, quality of engineers बड़ी नहीं है. Rather मुझे ऐसे मेरा my say opinion and even our whatever we expect to discuss together, quality is becoming less. किसका quality मैं बोल रहा हूँ? Engineers की quality. See, generally what happens, the engineers quality has to increase due to the technologies ना, ये help कर रहे हैं ना हमें काम करने के लिए, लेकिन engineers quality is now getting reduced. Rather I would say कि जब softwares नहीं थे तब के structures ज्यादा साल है, 100 years, 50 years, 150 years. They are standing till now, even American, Australian structures. You might have seen high-rise buildings before 100 years. They are standing like, means they are having foundation very strong. The foundation is not, I'm saying only site foundation, but the foundation of the engineer, his knowledge, his understanding. Ye foundation, before the technology was there. The problem today is the technology is increasing, but this foundation is decreasing. Because people think that if I know the Revit, if I know the ETAB, if I know the AI, if I know the robotics, then I am a good engineer. No, not at all. ये कभी भी नहीं होगा, कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ने जाओ. समझ में आया? So quality of engineer is developed through his basic understanding, experience, which is nothing to do with the technological softwares. So that is truth actually today. I don't say that you should not learn this. Definitely you should learn this because this is the market demand. But don't rely on this. Judge whether things are as per your expectations, as per your common sense, as per your judgment, as per your basic concepts. Can you accept this? Then you can definitely use. So even though you are using softwares, we are learning, I think, 7 to 8 softwares in our training course. But the decisions are taken on the right side, taken on the right side. So that's why I tell you. So that's why we have developed such this training program, not to teach you the softwares, but teach you the structural engineering. Okay. Yes, sir. Okay. So thank you all. Thank you so much, sir. काफी अच्छा लगा session. Good. I will have such kind of sessions ahead also.